एक एक पत्रकार एक पत्रकार एक मीडिया मीडिया के के व्यक्ति को व्यक्ति को योगी महायुगी योगी बना दिया कि महायुगी बना कपड़े दिया फेंक कि चुके कपड़े हैं फेंक और चुके सुबह हैं से और जो है सुबह से जो ठंडी है ठंडी हवा में हवा में खूब योग करा रहे हैं। करा रहे हैं। ये गुरुदेव तो का भैया आप आशीर्वाद है। भैया आप महायोगी हैं, महायोगी हैं, आपको आपको प्रणाम। प्रणाम। ये आवाज जो ये है आवाज जो है योग की और योग की आयुर्वेद और की और आयुर्वेद जैविक की और प्राकृतिक जैविक खेती की, प्राकृतिक खेती की, ये कहाँ ये ये जाएगी, कहाँ ये जाएगी, क्योंकि ये क्योंकि आदरणीय ये अरुण जी को आदरणीय आपने अरुण जी को आपने ये ये संस्कार डाल दिए। संस्कार डाल दिए। आपको बहुत बहुत आपको प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। ओम सर, सभी को ओम सर, ओम जय सभी को गुरु, ओम जय धन्यवाद गुरु, सर। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, ठीक सर जी, अच्छी बात। ठीक भाई साहब, जय हो। अभी जाना नहीं अभी है। जाना नहीं है। मोबाइल डिस्चार्ज 3% बचा मोबाइल बस। अभी ऑटोमेटिक। चलो ठीक है। चलो ठीक है। तो तो पतंजलि परिवार की ओर पतंजलि से बहुत परिवार की बहुत ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद आपके साथ आपके मैनेजर साथ साहब को, मैनेजर साहब को, आपके गुरुजी को आपके और गुरुजी आपको। को और आपको। आपने कल भी आपने कल भी नवजात की नवजात की गोद में गोद आंचल में आंवल आंचल खेड़ा, आंवल आंवली खीरा, खेड़ा आंवली खीरा आंवली खेड़ा में आपने जो में हाँ, आपने आंवली घाट, सॉरी आंवली घाट और जो योग कराया, लहराती हुई हवा में, खूब सर्द हवा चल रही थी और वहाँ आप जो है योग करा रहे थे। तो मुझे भी लग रहा था कि जब एक आदमी कपड़े उतार के बैठता तो लगता कि मैं भी उतार दूं। तो ऐसा आपको देख देख कर हम लोगों को ऊर्जा मिल रही है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और ये क्लास जो है आज हमारा 1004वां दिन है और अब हम खेती के ऊपर और सामाजिक बिंदुओं पर मुद्दों पर चर्चा करते हैं 7 बजे के बाद। तो इस पर कोई एक विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अगला आगे संचालन करने का कष्ट करें। जी ओम, सदन को नमन। और मुझे संचालन करने का कार्य सौंपा गया है। आज हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय थे, उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं, आदरणीय श्याम सुंदर जी गौर। तो हम पहले तो ईश्वर से कामना करें कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो। और मैं आदरणीय हमारे कृषि वैज्ञानिक राउत जी हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और वर्तमान में जो समस्या चल रही है, एक तो मिट्टी का समृद्ध होना और दूसरा चने पर इल्लियों का प्रकोप, और ये मौसम जो है अचानक बीच में खराब हो जा रहा, इस पर थोड़ी हम लोगों को जानकारी देंगे। जी ओम, राउत जी जो है वो आए और हम लोगों को दिशा मार्गदर्शन करें। जी ओम। जी ओम, सभी को राम राम। सभी हमारे मंच के प्रबुद्ध जन को प्रणाम, इस मंच को प्रणाम। दादू ने आदेश दिया है, मंच का आदेश है। तो हमारे अभी अगर हम इस मौसम की बात करें तो क्योंकि बादल का मौसम है, तो बादल इल्लियों के लिए बड़ा मुफीद माना जाता है, बड़ा अच्छा मौसम माना जाता है। और इनके ब्रीडिंग का ज़्यादा ब्रीडिंग करते हैं और अंडे ज़्यादा देते हैं और उससे इल्लियों की जो संख्या है वो बढ़ती है। तो कुछ चीज़ें जो ध्यान देने की है कि इस समय अगर चने में इल्लियाँ आ रही है तो हम सबसे पहले तो कोशिश करें कि जो पक्षियों को बैठने के लिए कुछ स्थान दे चने के खेत में। इसको बोलते हैं बर्ड पर्चर। चिड़ियों को बैठने के लिए टी आकार की खूंटियां बनाने की बात करते हैं और ये बड़ा प्राचीन तरीका है। पुराने जमाने से हमारे लोग कुछ ना कुछ वो जो हमारे पेड़ की सूखी टहनियां हैं वो खेतों में बीच में वो कर देते थे, तो उसको थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया है। टी आकार की खूंटियां, ये करीब हमारे चने के खेत से 1 फीट 1.5 फीट ऊंची होना चाहिए। तो ऊपर टी हो ताकि पक्षी उसके ऊपर बैठ सके। तो ये बड़ा कारगर होता है। एक तो चिड़ियों को पोषण मिल जाता है, हमारी जो पशु पक्षी हैं उनको भी पोषण मिल जाता है और इल्लियाँ भी कंट्रोल हो जाती है। और ये जैसे
इस सिद्धांत पर है कि इल्लियों की संख्या को हम मैनेज करते हैं। क्या होता है कि जो आधुनिक खेती है उसमें हम इल्लियों को मारने की बात करते हैं, और जो समन्वित कृषि है इसमें यह कहा जाता है कि मैनेजमेंट, इनको व्यवस्थित करना, व्यवस्थापन की बात करते हैं। तो हम व्यवस्थित करने की बात करें कि हमारी इल्ली खेत में इतनी संख्या हो उनकी कि वो हमें आर्थिक नुकसान ना पहुंचा पाए, तो हम इसका प्रयास करते हैं। तो ये जो है, ये जो हमारी चने में अगर हम खूटियां डालते हैं, एक एकड़ में 25-30 खूटियां अगर हम लगा दें तो ये बहुत अच्छा काम करती है। और इसको और थोड़ा अच्छा करने के लिए थोड़ा सी ज्वार ले लें, आधा किलो ज्वार एक एकड़ में आप फेंक दें। ये ज्वार के जो दाने हैं ये खेत में थोड़े सफेद दिखते हैं, तो चिड़ियों को आकर्षित करते हैं बैठने के लिए। तो ये भी अगर थोड़ा सा, अगर खेत भरा नहीं हो, थोड़ा खाली हो खेत एकदम, जहाँ खेत में अगर मतलब जमीन काली नहीं दिख रही है, पूरे खेत में अगर हरियाली हो गई है तो वहां ये कारगर नहीं है। पर जहाँ छोटा चना है, अभी मतलब ग्रोथ में आ रहा है, उस समय जो इल्लियां होती है उस समय अगर हम ये करते हैं, थोड़ा सा ज्वार के दाने अगर फेंक देते हैं तो सफेद दाने चमकते हैं। तो जो पक्षी हैं उनको इनका इनसे बड़ा लगाव होता है। सफेद अगर जमीन में कुछ भी दिखता है तो वो तुरंत आकर्षित होते हैं, और ये खूटियां उसको उनको सपोर्ट करती है बैठने के लिए। तो इस तरह से पहला काम हम ये करें कि जो खूटियां हैं टी आकार की वो लगाएं। दूसरा हम बात करते हैं फेरोमोन ट्रैप की। फेरोमोन ट्रैप ये बड़ा कारगर है। ये हमारा जो इसके लिए चने की इल्ली के लिए अलग आता है, तो इसका चने की इल्ली वाला हम फेरोमोन ट्रैप ले लें। उसमें एक चाड़ी होती है, जैसे हम तेल वगैरह भरने के लिए जो चाड़ी इस्तेमाल करते हैं, फनल, वो होती है। उसमें ऊपर एक ढक्कन होता है जिसमें ल्यूर लगाने के लिए, जो इसमें मादा कीड़ों की गंध होती है, उसको हम उसमें, उसकी एक कैप्सूल होती है, उसको हम उसमें लगा देते हैं। और वो कैप्सूल के कारण जो नर कीट हैं वो उस फनल की ओर, उस चाड़ी की ओर आकर्षित होते हैं, और नीचे उसमें पॉलीथीन या कपड़े की थैली नीचे लटका देते हैं। तो जैसे ही उसमें वो उस गंध की ओर आकर्षित होते हैं, तो उसकी जो आकृति इस तरह से बनी हुई है कि उसमें कीड़े उसके अंदर जाते हैं, और वो नीचे हमारे जो पन्नी होती है या कपड़े की थैली होती है उसमें आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो इनको हम बाद में इकट्ठा करके हम नष्ट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत कारगर है। और इसके लिए बस यही है कि आपको अलग अलग कीटों के लिए अलग अलग ल्यूर लाने पड़ते हैं। उसकी गंध जो है वो स्पेसिफिक है, उसको आपको उस तरह के कीट के लिए, आपका चने की इल्ली का है तो चने की इल्ली का है, उसका ल्यूर लाना पड़ेगा। भट्टे के कीड़े का है तो भट्टा लाना पड़ेगा। टमाटर की है तो उसका लाना पड़ेगा। और अगर दूसरे हैं तो उसको उसी हिसाब से हमको इसके जो ल्यूर है वो लेके आने पड़ेंगे। तो ये बात हुई। दूसरा जो तीसरा तरीका हमारे पास है प्रकाश प्रपंच। प्रकाश प्रपंच बहुत कारगर है। इसमें एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आपको लेना है। एक बार अगर आप प्रकाश प्रपंच ले लेते हैं तो आपको फिर उसको दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है। और आजकल सोलर प्रकाश प्रपंच आ रहे हैं, मतलब उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ना बिजली की आवश्यकता है। वो दिन भर आपका चार्ज होते रहेगा और रात को वो लाइट ऑन हो जाएगा। आजकल सेंसर बेस्ड कर दिए हैं। तो डिजाइन किया था, वो वहां से यूएसए से पढ़ के आए थे। उन्होंने इसके ऊपर जो इनका कीटों की आग की जो संरचना होती है उस पर उन्होंने बहुत काम किया था। तो किस तरह कीट आकर्षित होते हैं, किस तरह के लाइट होना चाहिए, क्या किस तरह के लाइट में ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो 300 नैनोमीटर जो होता है उस पे उसका जो लाइट होता है उस पे, उससे नीचे वाले जो लाइट पे ज्यादा कीड़े आकर्षित होते हैं, ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया था। और उसको ध्यान रखते हुए उन्होंने जो लाइट ट्रैप डिजाइन किया है वो बड़ा कारगर है। और उसमें जो लाइट जो लगी हुई है वो अलग तरह की लाइट उन्होंने डिजाइन की है। तो उसको भी हम सामान्य लाइट का उपयोग करते हैं, उसकी जगह अगर उसको उस लाइट का उपयोग करते हैं तो वो बड़ा कारगर होता है। और कीड़े
ज्यादा आते हैं। तो एक ये प्रकाश प्रपंच का उपयोग हम कर सकते हैं, और इसमें जितने लेपिडोप्टेरस हैं, जो भी कीड़े रात में प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, ऐसे कीड़ों को इससे ट्रैप किया जा सकता है। तो ये बड़ा कारगर है, और इसमें सेंसर बेस्ड आ गए हैं, तो दिन भर वो आपका चार्ज होते रहेगा, और जैसे ही अंधेरा होगा अपने आप आपका लाइट जल जाएगा। और इसमें बैटरी इस तरह की दी हुई है कि वो कम से कम आपकी 4 से 5 घंटा चले। तो उस लाइट को वो 4 से 5 घंटा चलाती है। तो इसको भी बहुत मतलब हम अगर लाइट ट्रैप का उपयोग करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम 70 से 80% हम दवाइयों का खर्चा बचा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा मानव स्वास्थ्य के लिए, और इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम इसको इल्लियों के लिए अगर हम काम करते हैं। तो इसके अलावा ये तो हुई हमारी बिना मतलब मैकेनिकल की बात हुई, जिसमें हमको किसी तरह का कोई मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो दूसरा हम बात करते हैं जैविक नियंत्रण की। तो जैविक नियंत्रण में कुछ हमारे परजीवी आते हैं, जैसे एनपीवी वायरस आता है। एनपीवी वायरस का हम उपयोग कर सकते हैं। एनपीवी वायरस बहुत बढ़िया काम करता है, और इसमें सबसे बढ़िया ये है कि एनपीवी वायरस को आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। मतलब एक बार आपको लेना है, और फिर उसको क्या करना है, एक बार आप एनपीवी वायरस ले आइए और स्प्रे कर दीजिए, और फिर उसके बाद 8-10 दिन बाद आप खेत में घूमिए, जो इल्लियां आपको दिखती है ऊपर लटकी हुई, उसमें आप देखेंगे कि एनपीवी वायरस का जब आप स्प्रे करेंगे, तो इसकी इल्लियां जो है वो आपके पेड़ों से उल्टी लटकी हुई दिखेंगी। जो लटकी हुई पीली पड़ी हुई इल्लियां हैं, उनको इकट्ठा कर लीजिए, उनको मैश कर लीजिए, पानी में उनको घोल लीजिए, और फिर से छान, अच्छे से कपड़ छान करके फिर से इसको आप 1 लीटर प्रति टंकी में डाल के इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो आप उसी को फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वायरस जो उसकी इल्ली के शरीर में जिंदा रहता है, और उसको फिर से हम स्प्रे करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको हम वैसे भी एनपीवी वायरस को इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 बार 2 बार, जितनी आवश्यकता हो। एक खेत से दूसरे खेत में भी हम एनपीवी वायरस को वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से भी कई इल्लियां खेत में मरती हैं, जैसे ये वायरस के कारण, उनको भी हम इकट्ठा करके उनसे भी हम घोल बनाकर और इसको हम खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया काम करता है एनपी वायरस। बेवेरिया बैसियाना, ये भी हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में बनता है। हमारे कुछ अभी नर्मदापुरम में कुछ लैब आप लोगों ने बनाई, कुछ तैयार की है, उसमें भी आप लोग काम कर रहे हैं। वो बेवेरिया बैसियाना भी बहुत बढ़िया काम करता है। इसका भी अगर हम इस्तेमाल करें तो ये बढ़िया, हम इसका स्प्रे अगर करते हैं तो ये कीटों के नियंत्रण के लिए बढ़िया काम करता है। जैविक नियंत्रण में एक ध्यान देना पड़ता है कि हमको जब भी स्प्रे करें, हम इसको धूप के समय नहीं करें, दोपहर के समय स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जितना भी हम स्प्रे करते हैं, ये प्रकाश से जल्दी प्रभावित होते हैं। प्रकाश में, सूर्य प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रेज होती है, और ये अल्ट्रावायलेट रेज इनके ऊपर लीथल इफेक्ट करती है, तो ये मर जाते हैं। तो थोड़ा सा हम इस पर ध्यान दें कि हम जो हमारी मतलब दिन के समय सुबह करें, या शाम को 4 बजे 4-5 बजे करें तो ज्यादा। पर क्योंकि बड़े किसान होते हैं तो उनके साथ समस्या होती है, प्रभाव मिलता है, पर थोड़ा सा जो वास्तव में हमें जितना इफेक्ट दिखना चाहिए वो सुबह शाम का ज्यादा अच्छा मिलता है। तो ये प्राकृतिक रूप से हमको नियंत्रण करने के तरीके हैं। दवाइयां ढेर सारी है, चूंकि दवाइयों के नाम मैं इस मंच से नहीं बताऊंगा। हम कोशिश करें, और बहुत प्रभावी है। मेरा ऐसा मानना है, अगर हम सही तरीके से करते हैं, जैसा हम योग सही तरीके से करते हैं तो हमारी बीमारियां निकल जाती, वैसे अगर हम प्राकृतिक जो हमारे दवा, जो हमारे जो मैंने जो तरीके बताए, इनमें अगर आप इन तरीकों को अगर आप सबको अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपके खेत में बहुत हद तक 90-95% तक आप मैनेज कर सकते हैं इल्लियों को। तो इनको आप ट्राई करें, और निश्चित रूप से आपका खेत लगभग कीट रहित होगा, और दूसरा दवाइयां बिल्कुल नहीं होगी। तो ये हमारे लिए, प्रकृति के लिए बहुत अच्छा होगा। जी ओम।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समसामयिक जानकारी दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो है हमें उन रसायनों से मुक्त करने की बात की है जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, और भविष्य जो है हमारा आज नहीं तो कल हमें अपनी इन मैकेनिकल और जैविक पद्धति से ही हमारी फसल को सुरक्षा करनी होगी। और इस पर जितना भी आप लोगों ने काम किया है वो किसानों के पास पहुंचे, ऐसी अपेक्षा है। जी ओम। अब मैं सदन को ओपन करता हूं। कोई भी व्यक्ति हैंड रेज करके सर से बात कर सकते हैं। आदरणीय मुन्नीलाल जी ने हैंड रेज किया है, वो आए और कृपया अपनी बात कहें। जी। सबसे पहले तो आज के चूंकि योगाचार्य जी जिन्होंने योग कराया उनको प्रणाम। और आज हमारे आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी राउत जी ने जो हमें इतनी गंभीर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है हमारे किसान भाइयों को, उनको चूंकि रोज उनका तो ये वाहर कार्यक्रम में इतना अभूतपूर्व मार्गदर्शन, सहयोग और सहभागिता, और उन्होंने श्री राम स्तुति का जो पूरे 22 तारीख तक हम सबको गाने का और ध्यान करने का, प्रभु मैं होने का जो सौभाग्य प्राप्त किया है वो आदरणीय डॉक्टर साहब के द्वारा हम सबको प्रेरित किया गया था। अब मेरा एक निवेदन है, जब मैं सुन रहा आपको, आपने निश्चित है कि चूंकि चने में इल्लियाँ आती हैं और उनका उपाय जो आपने बताया बहुत ही सही तरीके से बताया, और जो बारीकी आपने बताई, क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे किसान भाई अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं, क्योंकि हमको पूरा ज्ञान नहीं है, और हम जब हमें उसका प्रभाव नहीं दिखता है तो हम उसको चेंज कर देते हैं, उससे उसका दुष्प्रचार करने लगते हैं। यह प्रक्रिया हमारे किसानों भाइयों में है। जैसा जब योगहार के पहले हम जब इसके पहले हम ये नहीं जानते थे कि हम गोबर का खाद डालते हैं तो गर्मियों में डाल देते हैं। हर किसान पूरी इतनी गर्मी में जब आग जलती है, धरती माता से आग निकलती है, उस समय हम अपने पूरा गोबर लेकर के वो खेतों में बैलगाड़ी या ट्रैक्टर से डाल देते थे। अब वो इतनी तपती हुई आग जब निकल रही है, ऐसे में वो क्या करेगा, उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है और हमारा उपज जो है कम होता है। तो हम जो है देसी खाद की वजह खेती जो प्राकृतिक खेती है या जैविक खेती है उससे हम वह मोड़ लेते हैं और डीएपी की तरफ मुड़ जाते हैं। दूसरा कारण आज आपने बताया कि जब हम जो है छिड़काव करते हैं तो उस समय रोशनी का प्रभाव नहीं होना चाहिए, सुबह या शाम को करना चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण आज आपने जो विषय बताया है। जब मैं बहुत छोटा था तो उस समय ये सारी चीजें नहीं चलती थी, कुछ भी नहीं चलता था। सिर्फ जो है कि ना तो डीएपी था उस समय, मुझे याद है अपने अभी मुझे पूरा ध्यान है क्योंकि मैंने पिताजी के साथ खेती की है। उस समय राख चलती थी, डॉक्टर साहब कोई राख देखी है मैंने, क्योंकि खेत में ध्यान है, राख छिटक देते थे कुछ, और गर्मियों में गोबर डाल देते खेत में और उसको बराबर कर देते थे, और जैसी बरसात आती थी तो उसको बो देते थे। अभी जब गेहूं जब बोते थे, गेहूं चना वगैरह, तो उसमें थोड़ी सी राख वगैरह कुछ ऐसी डालते थे, हमें ध्यान है। तो उस समय ना डीएपी था और ना यूरिया डाला जाता था, ना कुछ नहीं, और फसल भी अच्छी होती थी, और हमारी जो लागत है वो भी निकलती थी। लेकिन लागत और फायदा ये किसान ने कभी आंका नहीं है। जो आ गया उसको बड़े भाव के साथ सबसे पहले हम लोग नारियल, अगरबत्ती, दूध और ये सब चढ़ाते थे, और फिर जो मिलता था उसको बड़े भाव के साथ अपने घर में ले जाते थे, पूजा करते थे खलिहान की, खेत की, बैल की, किसान की। और आज हमें जो कुछ बड़े बड़े जमींदार जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है और तमाम तरह के लेकर के जमीनें खरीदी हैं और सैकड़ों एकड़ जमीन, हजारों एकड़ जमीन ले ली है और उस पर खेती कराना शुरू कर दिए, और उन्होंने व्यापार की दृष्टि से किया है, कंपनी बनाई है, तो अब व्यापारी किसान को बना रहे हैं। जबकि किसान को ईश्वर का रूप इसलिए दिया गया, नहीं तो फिर व्यापारी को क्यों नहीं दे दिया? भाई व्यापारी को भी भगवान कह दो, व्यापारी को भगवान नहीं कहा जा सकता है, किसान को भगवान कहा है, और जवान को भगवान, जय जवान और जय किसान। ईश्वर के बाद अन्नदाता किसान, क्योंकि ना तो अनाज कहीं पैदा किया जा सकता है, ना कहीं फैक्ट्री में बनाया जा सकता है, ये खेत से ही होगा और वो भी किसान कर पाएगा, क्योंकि जिसके पास
व्यापारिक दृष्टि नहीं है। अगर जो आय व्यय का लेखा जोखा करेगा तो कभी कोई खेती नहीं कर पाएगा, और जो कर रहा है वह फिर केमिकल की ओर बढ़ गया है, और वो भी फिर उससे भी फायदा नहीं है, क्योंकि केमिकल में रसायन ऐसे ही नहीं आते हैं 15-15 हजार रुपए लीटर, 1500 रुपये लीटर के, और कई महंगे केमिकल डाल डाल के किसान को फिर बर्बाद कर दिया। तो जमीन बर्बाद हो रही है और किसान बर्बाद हो रहा। तो मेरा निवेदन है डॉक्टर साहब से कि ऐसा कोई उपाय पुरानी परंपरा में कैसे आया जा सकता है। हम किसान छोटे छोटे एक रकबे में आए और उससे शुरुआत करें। मैं चाहूंगा कि इस पर आप प्रकाश डालने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर साहब। जी आदरणीय, बड़ी सुंदर बात कही आपने। और चूंकि ये मंच ने मुझे, मैं तो इस मंच का छोटा सा एक जिज्ञासु हूँ, और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मैं सीखूं। और सब लोग हमारे, आप हैं, दादू हैं, आदरणीय पवन सर हैं, और सब जो योगाचार्य आते हैं, हमारे जितने भी इस सदन से जुड़े हुए लोग हैं, सब ज्ञान के भंडार हैं और कुछ ना कुछ इस सदन को देते हैं। तो हम भी उससे सीखते हैं, और ये एक प्रेरणा का वो है कि हम किससे क्या ले पाते हैं। तो ये हमारे लिए सीखने का वो है। और दूसरी बात, खेती में हम हमारी जो समस्याएं हैं, ये समय के साथ साथ हम हमारे लिए बढ़ी हैं, और कुछ चीजें हमने आवश्यकता के रूप में ले लिया। तो उन चीजों पर धीरे धीरे अगर प्रयास करें, जैसे हम एफपीओ के रूप में आ रहा है, संगठित रूप में आ रहा है, तो एक एक चीज सबसे महत्वपूर्ण मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जो भी काम करते हैं, मतलब हमारा किसान जो भी काम करता है, वो फाइनल जो प्रोडक्ट है उसका पैसा, मतलब कहीं भी अगर आप कोई भी चीज, कोई एडॉप्शन अगर देखते हैं उसका, किसानों के बीच में अगर हम बोलें कि किस तरह से कोई तकनीक जा रही है और उसको किसान अंगीकृत कर रहा है, तो ये जो अंगीकृत करने का जो पहला बिंदु होता है कि उससे पैसा कितना मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी जो प्राकृतिक पुरातन ये चीजें जो है, वो हमारी जो पैसे की भाग है, तो माँ लक्ष्मी निश्चित रूप से सबको आकर्षित करती है। तो ये थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम माता लक्ष्मी को कोई दूसरे तरीके से कैसे बुलाएं, क्योंकि गोवर्धन, जब गोवर्धन की बात कर रहे थे, तो गोवर्धन, उसको थोड़ा सा गोबर को धन बनाना है। तो इस पर अगर थोड़ा सा ज्यादा वो हो, तो निश्चित रूप से गोबर कई सारी चीजों को, ये गौ माता के जो उत्पाद है, गोबर और गौमूत्र, ये हमारी कृषि के लिए अमृत है। इस कामधेनु इसीलिए गौ माता को कहा गया है कि इसमें दूध देती है तो हमारी जो सृष्टि है उसको पोषित करती है, और जो गौमूत्र और गोबर देती है तो वो हमारे धरती माता को पोषित करती है, और बीमारियों को भी नियंत्रण में काम करती है। पुराने जमाने में हम लोग घरों को लीपा करते थे तो गोबर से लीपा करते थे, अब तो हम टाइल्स और इसमें आ गए। तो हमारी जो चीजें हैं वो गौ आधारित, अगर हम उसको थोड़ा सा उसमें प्रयास करें, और जो भी हम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा छोटे किसान मिलके, छोटे छोटे किसान मिलके जो एफपीओ बनाने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, उस पर अगर हम काम करें, और दूसरा इनकी मार्केटिंग करने की बात करें। मार्केटिंग थोड़ा सा एक ऐसा विषय है कि हम ये जो एफपीओ है, इनमें लोग मार्केटिंग के लोग नहीं, इनमें थोड़ा, क्योंकि जो बोलते हैं मार्केटिंग वो है कि जो गंजे को कंगी बेच दे, और हमारे पास तो अच्छी चीज है, हम गंजे को कंगी नहीं बेच रहे हैं, हम तो वो बेच रहे हैं जो उसकी आवश्यकता है, उसकी परम आवश्यकता है। तो ऐसी चीजों को, जो उसके स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं, इन चीजों को क्योंकि जब तक प्राकृतिक खेती के उत्पाद में पैसा नहीं आएगा कि ये अगर वो 10 रुपए किलो कोई चीज हमारी नॉर्मल बिक रही है और 10 रुपए किलो प्राकृतिक उत्पाद भी बिकेगा, तो चूंकि यहाँ मेहनत ज्यादा है, आदमी को जो केमिकल फार्मिंग में है उसमें लेबर कम है, और यहाँ पे लेबर ज्यादा है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मानव श्रम ज्यादा होता है, तो आदमी चाहता है कि उसमें थोड़ा सा पैसा उसको ज्यादा मिले। तो ये जो पैसा है, ये अगर उसको थोड़ा ज्यादा मिलने लग जाए उसके उत्पाद का, और ये है बाजार में है, अब हमको आवश्यकता इस बात की है कि हम उस बाजार को पकड़ पाए। तो इसमें
हमारी खेती के साथ हमको, जैसे हम एफपीओ बनाते हैं तो उसमें हम कुछ लोगों को सिर्फ मार्केटिंग के लिए करते हैं, थोड़ा जो कार्य विभाजन जो बोलते हैं, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कोई फैक्ट्री होती है तो फैक्ट्री में जो बनाते हैं वो बेचते नहीं, बेचने का काम एक अलग आदमी कर रहा है, बनाने का काम एक अलग आदमी कर रहा है। तो हमारे पास जो कृषि के उत्पाद है उनको हम उत्पादित तो करते हैं, और दूसरा इनकी ग्रेडिंग, मतलब मार्केटिंग। हमारा जो आज का जो उपभोक्ता है वो थोड़ा सा ऐसा मटेरियल चाहता है जो उसको चमक दमक दिखे, चमकता दिखे। तो हमको ऐसी चीजें देखने की आवश्यकता है कि जो हमारे पैकिंग अच्छी हो। हम अगर मान लो गेहूं दे रहे हैं तो गेहूं साफ सुथरा हो, सार्टेक्स की बात करते हैं कि कंकड़ नहीं आना चाहिए। चावल खा रहे हैं तो चावल में कंकड़ नहीं आना चाहिए, चावल काले चावल नहीं दिखे, पूरा सफेद दिखे। तो ये सब आज की तारीख में हम थोड़ा सा उपभोक्तावादी हो गए, तो मार्केट को भी हमको उस तरह से देखने की आवश्यकता है कि हमको बेचना किसको है। तो उसके हिसाब से हम जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है उनको उसके हिसाब से थोड़ा सा पैकेजिंग और वैल्यू एडिशन पे जाएं, तो हमें पैसा भी अच्छा मिलेगा। और ये जो मूवमेंट है, ये जो हमारा लक्ष्य है कि हम अच्छा भोजन लोगों को दें, तो वो तब होगा जब हम थोड़ा सा इसके मार्केटिंग अच्छे से कर पाए, लोगों के बीच में ले जाएं कि ये हमारा अच्छा है, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो शुरू में थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिलेगा, और उत्पादन अगर अच्छा हमारे किसान भाई लेने लग जाएंगे, क्योंकि शुरू में हम आधी तकनीक, जैसा भी आपने कहा था कि उसका चने की इल्ली का और दूसरी भी चीजों को, तो हम आधी तकनीक जो कोई भी काम अगर आधी तकनीक ले जाते हैं, हाफ हार्टेड काम, कभी भी उससे आपको पूरे परिणाम नहीं मिलते। तो ये कृषि में भी जो तकनीक होती है, इनके उपयोग में हमारे किसान भाई कई बार आधा आधा उपयोग करते हैं, और आधा आधा उपयोग करने से तकनीक का पूरा लाभ नहीं मिलता। और जब पूरा लाभ नहीं मिलता तो किसान ये बोलता है, अरे वो तो काम ही नहीं करता जी, आप कहाँ की बात कर रहे हो, आप जो बता रहे हो वो चीज तो ठीक नहीं है। तो वो वहां पे थोड़ा सा उनको ध्यान दिलाने की जरूरत है कि जो आपने किया था पहले उसको बताएं कि कैसे आपने किया था। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो एक्सटेंशन वर्कर है, जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसानों के बीच जाते हैं, वो थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करे। समझाने में भी कई बार हम लोगों से वो हो जाती चूक कि हम उतना अच्छे से लोगों को नहीं बता पाते कि जिस तरीके से किसान को बताना चाहिए, तो वो भी कहीं चूक होती है। और तो ये किसान भाई अगर उसको समझ जाए और पूरा उपयोग करें, हमने जो बताया कि इसको ऐसे उपयोग करना है, कोई चीज है उसको इस समय डालना है, इस मात्रा में करना है, और किस तरह से करना है, तो पूरी विधि हो तो निश्चित रूप से हमारी जो तकनीक का सही लाभ मिलता है, और खेती में लाभ होगा। और जो आपने अभी गोबर की बात की, तो मैं तो इसके लिए बड़ा हमेशा ये बोलता हूँ कि हम जो घूड़ा डालते हैं, तो ये घूड़ा पूरे देश से हट जाना चाहिए। जैसे आदरणीय मोदी जी ने उसके लिए बात की है कि अपना जो वो पूरा शौच के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया था कि हम पूरे देश में जो शौचालय बनाकर और घर घर में शौचालय बनवा दिए, तो एक बड़ी क्रांति हो गई देश में। और उसी तरह जो घोड़ा है हमारा, खेती के लिए एक अपवाद है। तो ये घोड़े को हम जब तक अच्छे खाद बनाने के संयंत्र में नहीं बदलेंगे, हमारी खेती उन्नत नहीं होगी। क्योंकि हमारा बहुत सारा गोबर जो है सिर्फ इसी में जाता है। हमारा जो गोबर है वो, और गौमूत्र को भी इकट्ठा करने के लिए, जैसा अभी किसी ने कहा था कि गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए अभी हमारी जो राष्ट्रीय वो हुआ था सेमिनार में, 2 दिन 3 दिन वही था, तो जबलपुर में, उसमें प्राकृतिक खेती के ऊपर ही वो सेमिनार था। और उसमें भी एक उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कि हमारे किसानों को गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए सब्सिडी मिले। मतलब हम जो जानवर हमारे बनते हैं, हम कई तरह की चीजों पर वो करते हैं, पर हमारा जो गौमूत्र इकट्ठा होता है, हम अगर कोई ऐसे स्ट्रक्चर बनवाएं, जैसे हम वर्मी कंपोस्ट के स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ऐसे हम उनको ये दे दें कि फर्श बना दें उनको, और कि एक जगह सारा उनका गौमूत्र इकट्ठा हो, वहां पे
नीचे जमीन में एक मटका लगा दें या टैंक लगा दें या कुछ लगा दें और उस पूरा वहां पे आके गौमूत्र इकट्ठा और उस गौमूत्र को इकट्ठा करके फिर वो अपने खेतों में डालें। तो एक बड़ी क्रांति आ सकती है। छोटी छोटी चीजें हैं पर इनके परिणाम बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि अभी भी हमारा पूरा 95% गौमूत्र हमारा सिर्फ बेकार जाता है, वो किसी काम में नहीं आता, जमीन में जाता है और फिर उसके बाद एवापोरेट हो जाता है, अमोनिया पैदा करता है, दूसरी तरह की मतलब जो हमारे फायदे की चीज नहीं है वो चीजें आती हैं। तो अगर हम उसको इकट्ठा कर लें और फिर उसको खेतों में इस्तेमाल करें तो एक अभूतपूर्व परिणाम हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि गौमूत्र के अगर हम स्प्रे करते हैं तो कीड़े भी नहीं आते और इसमें ग्रोथ प्रमोटर्स बहुत सारे हैं, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है। तो इससे हमारे पौधों की जो वृद्धि है वो बहुत अच्छी होती है, लश्चर बहुत अच्छा होता है पौधों का। तो इस पर भी हम ध्यान दें। और गोबर को सड़ाने का तो निश्चित रूप से गोबर को हम खाद बनाने के जो तरीके हैं इस पे बहुत आमूलचूल कार्य करने की आवश्यकता है। जब तक गोबर खा के खाद बनाने के तरीकों पर काम नहीं होगा, क्योंकि हम बोलते हैं नाडेप की बात करें तो नाडेप कोई नहीं भरता। हम कम से कम पुराने लोगों की बात करूं मैं तो हम लोग बचपन में देखते थे हमारे खेतों में क्योंकि मैं छिंदवाड़ा का हूँ तो छिंदवाड़ा में ज्यादातर लोग अपने जानवर खेतों में रखते हैं। खेत में ही अलग एक उनका घर होता है जानवरों के लिए और खेतों में रखते हैं। और वहां पर वो जो जानवरों के पहले ये होता था कि वहां एक गड्ढा बनाते थे, एक गड्ढा, दो गड्ढे, ऐसे 3 गड्ढे ऐसे होते थे और वो गड्ढों में जितना गोबर होता था, कुछ कचरा कुछ गोबर, उनको उसमें डालते थे और फिर जैसे ही वो भरता था तो उसको बंद कर देते थे, लीप देते थे, मिट्टी से गोबर से उसको लीप के बंद कर देते थे। कुछ दिन बाद वो बैठ जाता था, फिर उसमें गोबर की खाद डालते, गोबर और डालते थे, फिर उसको पूरा भर जाता था, फिर उसको लीप दे। तो इस पर अगर काम करें हम, 3 फीट के गड्ढे हम बनाए, 3-3 फीट के गड्ढे बनाए, मतलब गहराई 3 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एरोबिक डिकम्पोजिशन के लिए ये आवश्यक है। तो विघटन के लिए हमको 3 फीट तक के गड्ढे बनाए, चौड़े, लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकती है अपनी सुविधा अनुसार, और इनका उपयोग करें हम। हमारे पास 10 एकड़ जमीन है तो हम 10 डिसमिल जमीन हम सिर्फ खाद सड़ाने के लिए, खाद बनाने के लिए हम तैयार कर रहे हैं कि हमको इसका उपयोग सिर्फ इसी के लिए उपयोग करना है। जैसे हम गौ पालन करते हैं तो गौ पालन के लिए हम बोलते हैं हमारे पास 20 जानवर है तो हम बोलते हैं कि 20 जानवर के लिए 1 हेक्टेयर जमीन में हम सिर्फ चारा उत्पादन करें, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर में। तो हम जब चारा इस तरह से हमारे पास जब इतनी जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, अगर हम 10 डिसमिल जमीन सिर्फ हम उसके लिए दे दें कि हमारा खाद अच्छा बने तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम हो जाएगा। और खाद का उपयोग करने का तरीका जो आपने बोला, ये पूरे भारतवर्ष में हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, मतलब ये पहले से चला आ रहा है कि हमारे पुराने लोग जो थे वो उसमें मई जून में हमारी खेत की वो बखर चलाते थे और फिर उसके बाद मई में बखर, मतलब अप्रैल मई में बखर उनके हो जाते थे और उसके बाद वो खाद खेत में डाल देते थे। तो वो जो हमारी खाद है वो खराब होती है, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि उसको हमको बिल्कुल नहीं खेत में फैलाना है। उस समय 45 डिग्री से 55, सॉइल का टेम्परेचर तो वैसे भी 55 डिग्री 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उस समय, और उसका जितना नाइट्रोजन है वो उड़ जाता है, जितने वोलेटाइल उसमें वो है, जितना ह्यूमिक एसिड है वो सारा उसमें से खत्म हो जाता है। और वो फिर थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर उसमें रहता है, वो हमारे खेती के काम आता है। और वो दूसरी उसमें जो खरपतवार के बीज हैं जो बाद में निकलते हैं वो हमारी खेती को नुकसान करते हैं। तो ये इसको अगर हम थोड़ा सा ये करें कि एक बार हम खेत में ले जाके जितना हमारा खाद है जो भी हमने तैयार किया, हम मई के महीने में डंप कर दें खेत में, किसी छायादार जगह में ले जाके ट्रैक्टर ट्राली से डाल दें और फिर इसको जैसे ही हमारी पहली बारिश होती है उस समय इसको खेत में फैला दें। और फिर उसको आप खेत में जब भी बुआई करते हैं तो उस समय आप उसको मिला दें खेत में। तो ये एक तरह से फायदेमंद होगा। और खेती को जैसा आपने कहा कि हम व्यापार वो कर रहे हैं, तो व्यापार तो निश्चित रूप से उसको ना बनाए, पर व्यवसाय न बनाए, पर एक तरीका ये है कि हम आय व्यय का भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि कितना हमने खर्च किया और कितना हमारा आया। क्योंकि आर्थिक गतिविधि है वो कहीं ना कहीं से हमारे जीवन यापन का साधन है, तो थोड़ा सा
इस पे भी ध्यान दें कि क्या आया और क्या गया। तो निश्चित रूप से आपको समझने में मदद मिलेगी कि हमको और कहाँ सुधार करने की जरूरत है, किस जगह हमारी गड़बड़ी हो रही, क्योंकि गड़बड़ी देखने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। अगर हम इससे देखेंगे कि हमने क्या क्या लगाया, कौन कौन से इनपुट लगाए, कब लगाए, किसमें कितनी देर हुई, तो ये सब चीजें हम क्या है कि पूरा मतलब हमारा जो दिनचर्या है उस हिसाब से हम अपनी खेती का कार्य करते हैं, और उसमें ऑब्जर्वेशन थोड़े से है नहीं। मतलब बहुत जो अच्छा ऑब्जर्वेशन करके खेती कर रहे हैं वो बढ़िया खेती कर रहे हैं। कई सारे किसानों को मैं देखता हूँ, एक बैतूल में हमारे एक वो थे पटेल साहब, तो वो उनका वो एमएससी एग्रीकल्चर थे, उन्होंने महाराष्ट्र से और अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट थे, खेती की उन्होंने पूरी जिंदगी, पर उनके पास 40 साल का भी आप पूछोगे कि 40 साल पहले आपकी ये वाला खेत है पटेल साहब, तो इसमें क्या लगा था, तो आपके पास उनके पास रजिस्टर थे पूरे, हर साल का एक रजिस्टर बनाते थे, और किस खेत में क्या कौन सी फसल लगी, कितना बीज लगा, कितना खाद लगा, कौन सी दवाई डाली, कब डाली, पूरा उनके पास लिखा मिल जाता था। तो ये उतना तो हमारे सब किसान भाई नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी हम कुछ थोड़ा बहुत अगर एक कॉपी पेन ले लें और हर फसल का, हर खेत का हम हिसाब रखें कि इस खेत में हमने ये डाला था और इसमें क्या फायदा हुआ, कितना निकला, तो निश्चित रूप से थोड़ी सहायता मिलेगी हमें अगली प्लानिंग बनाने में। तो ये मेरा थोड़ा छोटी बुद्धि से जो मन में था वो चीजें मैंने कही है। किसी को इसमें सुधार लगे तो आप निश्चित रूप से आप आमंत्रित हैं, अपनी बातें कह सकते हैं। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और सदन से पुनः मैं निवेदन करता हूं कि उनके मन में यदि कोई प्रश्न हो या उनका कोई सुझाव हो तो वो निश्चित रूप से इस सदन में अपनी बात कहें। जी ओम। मेरा एक और दादू अगर इजाजत हो तो एक और सवाल। हाँ जी जी, सवाल तो ये पहले ये कोई किन्हीं मेरा शायद। मेरा जी साहब एक फोन आ रहा, मैं एक फोन 3-4 बार जी आ गया, मैं 2 मिनट में जोड़ता हूँ, जब तक आप चर्चा आगे बढ़ाइए, 2 मिनट में जोड़ता हूँ जी। ठीक। ओम। तो अभी आदरणीय डॉक्टर आदरणीय हमारे शरद वर्मा जी भी उपस्थित हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी कुछ चीजें अपने अनुभव की इस सदन में जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जो है और लोगों को भी इससे फायदा होगा। जी ओम। नम- सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की चर्चा खेती के लिए बहुत उपयोगी है और ऐसी छोटी छोटी चीजों का कलेक्शन करके आप लोग अपनी खेती में बढ़ोतरी कर सकते हैं और ज्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा यह है कि जो हमने हमारे बुजुर्गों से और जो केवी के बनखेड़ी, पवारखेड़ा हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से जो पाया है, वो ये देखा है कि बाजार में अगर सब्जियां अपन थोड़े से पहले निकाल पाते हैं तो फिर अच्छा पैसा मिल जाता है। और जो प्रकृति रूप से जो हो रही है, मुनगा है, बल्लर है, इन चीजों पे किसान ध्यान देवे तो वो ज्यादा प्रॉफिट ले पाता है। अगर कोई महंगे बीज की तरफ जाता है वो, और अगर उसको भाव नहीं मिल पाता है तो फिर वो जैसे आ, उसका मन विचलित होता है कि खेती जो है वो ठीक नहीं। खेती करने जी के ओम, लिए मेरा ही जी प्रश्न है कि खेत के मेड़ों का उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि आपने अभी जो चर्चा की कि मुनगा है या और कोई भी, तो ऐसे हम किन किन चीजों को खेतों की मेड़ पर लगा करके उनसे लाभ ले सकते हैं, इस पर थोड़ी जानकारी। जी, खेतों की मेड़ों का उपयोग बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप फॉरेस्टी पौधे लगाते हैं। आज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नए नियम के साथ लेके आई है कि आप सागौन की लकड़ी जो है, अगर आपके खसरा किस्मबंदी में दर्ज है और आप अपने ग्राम पंचायत से
उसका आवेदन अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लगाते हैं तो आपको तुरंत परमिशन मिलेगी। अब आपको रेवेन्यू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उसका आवेदन लगाने की जरूरत नहीं है, तहसीली में अब आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये पावर उन्होंने दे दिए हैं और ये लागू हो गया है ये 1 तारीख से कि अब आप अपनी सागौन की लकड़ी को, अगर आपके खसरा किसबंदी के अंदर दर्ज है तो आप उस खसरा किसबंदी का लेके और आप उसका फॉरेस्ट में कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक वो किया। और इसके तहत जो सागौन की लकड़ियां आदमी की मेड़ों में खराब हो रही थी और बहुत आदमी सागौन से विचलित हो रहा था कि साहब ये लकड़ी तो हम बेच नहीं पा रहे हैं, मतलब, और वो खराब हो जाती थी। कई लोग तो जलाने में भी इतनी कीमती लकड़ी का उपयोग कर रहे थे। तो ये अभी आप सागौन का प्लांटेशन कर सकते हैं, मोंगनी का कर सकते हैं, आप अपना मुनगा जो है सेंजना वो आप मेड़ों पे लगा सकते हैं। बहुत अच्छी उसकी फलियां ले सकते हैं। आप मेड़ों में लाइन लगा के बल्लर भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक लाइन बल्लर की खेती भी कर सकते हैं। अभी इस बार हमारे यहाँ पे डीआईजी सर हैं, उन्होंने मेड़ों में जो तार की फेंसिंग लगाई है तो उसमें बल्लर लगाई हुई है। तो काफी अच्छी बल्लर वहां से निकल रही है और वो काफी खुश हैं उससे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेले में जो आप लगा के, अभी कुछ बांस की ऐसी प्रजातियां आ गई हैं जो कि बहुत अच्छी बांस आपको दे देंगी। और अगर आप उससे छोटा सा अपना जैसे कि आपने, तो उसमें जो बांस की लकड़ी यूज होती है वो फॉरेन से बुलाई जा रही है। तो अभी आप लोग ऐसे बांस की प्रजाति लगा सकते हैं जिससे वो काड़ी बन जाए और वो काड़ी आप अपने जो भी अगरबत्ती के जहाँ से भी प्लांट आपके आसपास अगर है तो आप उन लकड़ियों को वहां सप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी मेड़ों में बहुत सारी छोटी छोटी गतिविधियां हो सकती हैं। आप मेड़ों में वर्मी भी पैदा कर सकते हैं। अगर आप खाद की ढेर मेड़ों में लगा दें छोटे छोटे, और जो वेस्ट आपके खेत का निकला हुआ है उस वेस्ट को अगर आप गोबर की खाद में मिला दें और वहां पे और उनके ऊपर पानी की व्यवस्था हल्की सी कर देते हैं तो वहां भी आप केचुए से वर्मी खाद आराम से आप तैयार कर सकते हैं। जो आपके घरों में घूड़े लगे हुए हैं उन्हें भी आप मेड़ों के किनारे ढेर लगाकर कचरा डालकर या तो डीकम्पोजर डाल दें या वर्मी छोड़ दें, जैसे भी चाहें आप वो खाद को अच्छी बना दें। क्योंकि जो मेड़ों में पेड़ होते हैं उसकी छाए में जो खाद तैयार होती है वो बहुत अच्छा खाद होता है। तो एक तरीके से आपकी मेड़ कई गुना आपकी पैदावार खेत की बढ़ा देगी और एक एक अलग से आपकी इनकम बढ़ जाएगी। मेड़ों का उपयोग आप ऐसे कर सकते हैं। जी ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने और एक नई तरह की जो सागौन के संबंध में जानकारी दी है जो कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या थी और इसके लिए किसानों को बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे, ये हम मेरा स्वयं के अनुभव है, और रिश्वत भी देनी होती थी। तो इससे अब निजात मिलेगी, किसान सीधा अपना खसरा किस्तबंदी में उसका दर्ज करवा लेगा और स्वयं उसका उपयोग कर पाएगा। ये बहुत अच्छी बात हुई है। जी ओम। और सदन में किसी को और भी कोई इस तरह के प्रश्न है दादू तो वो। दादू मैं कुछ कहना चाह रहा था। जी जी बोलिए सर। जी ये शरद भैया ने जो चीजें कही है बहुत अच्छी चीजें कही है। निश्चित रूप से हम मेड़ों का उपयोग इस तरह से अगर करते हैं तो बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा जो आपने केचुआ की बात, केचुए खाद की बात की, मेड़ों का उपयोग केचुआ खाद बनाने के बहुत बढ़िया, बहुत सटीक काम होगा। इसमें थोड़ा सा अगर जिसके पास ड्रिप के साधन हो तो वो उसमें ड्रिप चला दे मेड़ों पे, तो आपका खाद जो केचुए को पानी की बहुत आवश्यकता होती है, तो अगर हम ड्रिप चला दें तो एक बहुत बढ़िया खाद तैयार हो जाएगी। और थोड़ी सी अगर आप उसमें जो पॉलीथीन सीट अगर बिछा देते हैं उस पे, तो वो आपका नीचे भी नहीं जाएगा और मेड़ों पे कचरा भी नहीं होगा।
और आपका खाद भी खराब नहीं होगा। तो इस तरह से भी हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। और दूसरा एक पौधा होता है ग्लेसरीडिया, इसमें बहुत तेजी से ग्रोथ होती है और ये जानवरों के लिए बहुत बढ़िया है। ये मतलब द्विबीजपत्री पौधा है, जो हमारी दलहन वाली फसलें हैं वो है। और इसमें जो इसका पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है और इसकी पत्तियों को काट काट के हम जानवरों को खिला सकते हैं। तो मेड़ों पर इसका उपयोग कर सकते हैं। बस इसमें एक ध्यान देना है, ग्लिसरीडिया की जो बीज हैं वो झड़ के अगर आपके खेतों में गिरेंगे तो जंगल बना देंगे। तो वो आपको ध्यान देना है कि इसके पौधे आपके खेत में नहीं गिरे। इसके पौधे अगर छोटे छोटे पौधे आते हैं तो उनको समय पर निकालते जाएं, क्योंकि बारिश के तुरंत बाद जैसे बीज इसका जर्मिनेट होगा तो पौधे निकलेंगे। तो इनको मेड़ पर ही रहने दें और जमीन जितने भी आपके खेत में आए तो उनको आप हटाते जाएं। और इस बहुत बढ़िया ग्रोथ इसमें आती है। और एक जो है करौंदा, करौंदा बहुत अच्छा होता है मेड़ों के लिए, पर ये बहुत स्लो ग्रोइंग है, मतलब इसमें ग्रोथ बहुत धीरे होती है। करौंदा मतलब इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बहुत अच्छी है, विटामिन सी बहुत रिच है, बी कॉम्प्लेक्स भी अच्छा है और आयरन भी अच्छा है। तो अगर हम इसको करौंदा को भी अगर हम अपने खेतों में लगाते हैं, मेड़ों पर लगाते हैं, तो बहुत अच्छा उत्पादन इससे हमको मिलेगा। और थोड़ा सा 4-5 साल इसमें वेट करना पड़ेगा। और दूसरा, कांटे इतने होते हैं कि उसमें जानवर नहीं घुस पाएगा, किसी भी तरह का कोई जानवर उसमें उसकी एंट्री नहीं होगी। तो एक प्राकृतिक रूप से बाढ़ का काम भी करता है और दूसरा वाटर क्रॉप, उत्पादन भी अच्छा मिलता है जी। वाटर क्रॉप भी होता है। अभी 3 हैंड रेज है मेरे पास, शरद जी का है, पी से है और एक और कोई है। तो मैं पुनः जो है ये पी से जो है इनका जी 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 प्रणाली प्रणाली है, प्रणाली। जी हाँ, प्रणाली जी आप थोड़ा सा बात करें, फिर मैं शरद भैया को और आपको और जिनके हैंड रेज है उनको बुलाता हूँ जी। ओम, सदन को प्रणाम। आज आज का जो मार्गदर्शन योगाहार के योग शिक्षक ने किया है वो बहुत ही लाजवाब है। मुझे ना थोड़ा इनके बारे में, ऐसे वार्ताहर यानी वर्ल्ड स्वराज न्यूज जैसे वार्ताहर हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, तो क्रांति जल्दी होगी। क्योंकि उन्होंने जो गत 2 दिन हमें मार्गदर्शन किया है, ऐसे पत्रकार योग शिक्षक हो जाए तो कितना अच्छा होगा हमारे देश का रूप। एक ऐसा विचार मेरे मन में आया। और अभी अभी डॉक्टर राउत जी ने बताया जो कि हम खेती करते हैं तो उत्पाद और जो मुनाफा होता है, इसका जब हम तालमेल रखें तो किसान बहुत ज़्यादा प्रगति पथ पर जाएगी। ऐसा जो मार्गदर्शन मिला है, बहुत ही मेरे मन में भी ये विचार आया था। और तुरंत ही आदरणीय जी ने वो बताया। आज मेरे मन में एक गाना आया था कि ये सब क्रांति चल रही है तो क्यों ना ये गाना थोड़ा सा हमारे सदन के लिए गाए। तो 2 पंक्तियां मैं गाती हूँ। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम, रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे तरम, जय भारत वंदे मातरम। मस्तक पर हिमराज विराजे, मस्तक पर हिमराज विराजे, उन्नत माथा माता का, उन्नत माथा माता का। चरण धो रहा विशाल सागर, चरण धो रहा विशाल सागर। देश यही सुंदरता का, देश यही सुंदरता का। हरियाली साड़ी पहनी माँ, हरियाली साड़ी पहनी माँ, गीत तुम्हारे गाए हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम, रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम। ओम। गाना बहुत बड़ा है,
जी देश जी, की बहुत सोच बहुत प्रणाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपकी राष्ट्रीय जो सोच है उसके लिए हमारा नमन। और निश्चित रूप से आप राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं और आप हमेशा जो हमारे सदन में इस तरह के प्रेरणा देती है जियो। मैं आदरणीय ब्रजेश सर हैं, ये हैंडरेज था उनका, उनको आमंत्रित जी करता हूं जी कि वो आए और अपनी बात कहें। जी ओम। जी, ओम ओम। आप सभी को हमारे तरफ से आपके परिवार में जुड़ने के लिए मैं सबका आभारी हूँ। और मैं आपका आज न्यू सदस्य हूँ, इसलिए मैं एग्रीकल्चर विशेषज्ञ भी हूँ सर। जी जी इसलिए आप लोगों ने जो अभियान चलाया सर, जो प्राकृतिक खेती के लिए या प्राकृतिक मिलेट्स जो भी हैं सर, ये मुझे बहुत पसंद आया। इसलिए मैं आपके इस संस्था का एक मैं सदस्य को बहुत सी सारी जानकारी प्राकृतिक खेती के बारे में दूंगा। लेकिन सर मैं कल से आप लोगों को बताऊंगा। आज के लिए मैं इतना ही आभारी हूँ। ओम। जी सर, हम आपसे थोड़ा निवेदन करेंगे कि आप अपना परिचय दे दें, बस इतना सा। और फिर जी आप जी ओम जी फिर। जी, मैं ब्रजेश यादव यूपी से आता हूँ सर, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से, एग्रीकल्चर विशेषज्ञ। जी की जी बात सर, होगी बहुत सर, अच्छा। आप हमारे साथ जुड़ करके हमारे सदन को जो है आप लाभ पहुंचाएंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी सर। और आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे, यही हम आपसे अपेक्षा करेंगे। जी ओम। मैं आदरणीय शरद भैया को बुलाता हूं पुनः। तो उनका हैंड रेस था, फिर मैं योगा जो भी है उनसे जी उनको बुलाऊंगा। जी शरद भैया, ओम। जी, वो मेड़ों की बात चल रही थी तो मुझे अभी याद आया कि जो बनखेड़ी केबी के है, वो अपने जो पलास होता है, जिसे अपन खकरा कहते हैं, पलास, और लोग और भी नामों से जानते हैं इसको। तो ये मेड़ों पे जो लगा रहता है, तो इस पे लाख की खेती वो सिखा रहे हैं। तो अभी हम लोग दादू के उसमें 10 से 15 किसान बनखेड़ी में ट्रेनिंग में जा रहे हैं, जिसमें ब्रजेश सर हमें डेट देने वाले हैं। और जो मेड़ों पे एक जो खकरा हो रहा है, जो पलास हो रहा है, उस पर हम लोग लाख की खेती करेंगे। और एक पेड़ से लगभग 1000 से 1500 2000 रुपए उस पलाश से पैदा करेंगे, जो पलाश का पेड़ लोग काट के मेड़ों में फेंक देते थे और जिसका कोई उपयोग नहीं था। और अब उससे बनखेड़ी के किसानों ने वहां से अभी इस बार 10 से 15 लाख रुपए का लाख बेच के इनकम करी है, जो खेती के लिए एक नई इनकम है। और लाख की इतनी आवश्यकता पूरे देश विश्व में पड़ने लगी है, क्योंकि महिलाएं अधिकतर सोने की जगह लाख का उपयोग करना ज्यादा पसंद कर रही हैं, क्योंकि उन्हें कोई उसमें डर नहीं रहता। और लाख में बहुत अच्छे जो महिलाओं के जो वो यूज करती हैं, तो वो बन रहे हैं। इसलिए हम लोग लाख की खेती, और जो भी और कोई सीखना चाहे तो वो बनखेड़ी में ब्रजेश सर से संपर्क कर सकता है। और बहुत अच्छा इसका एक मेड़ का जो प्रबंधन था, वो मुझे याद आया तो मैंने बताया। जी हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और निश्चित रूप से लाख के संबंध में अपने योगार में पहले चर्चा भी हुई है, और अब एक अवसर आ रहा है कि प्रशिक्षण भी मिलेगा, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं योगा। जी नमस्कार सभी को। ये मेरा नया आईडी है और मैंने इसको नई आईडी अभी बनाई है जी सर, और जी सर, जी सर। इसको इसी से मैं जुड़ूंगा आगे भी, क्योंकि इसको मैंने एक लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई है, तो मुझे लगा कि मैं इसको भी जोड़ करके इसको और ज़्यादा हम प्रचारित करने में अब इसका फायदा मिलेगा। तो आज की हमारी जो चर्चाएं थी और मुख्य अतिथि के द्वारा दिए गए सुझाव मार्गदर्शन बहुत उपयोगी। और मुझे 2-3 चीज़ें कहनी है, बहुत मुझे अच्छा लगा कि पहली चीज़ जो थी, जो मुझे कहना है, वो ये है कि जो प्रश्न था कि हमारी खेती पहले थी और उसमें लाभकारी थी,
और बिना केमिकल के ऊपर आधारित थी। तो इसका एक बहुत प्रमुख कारण जो है वो था कि हमारे खेत में जीवाणुओं की जो संख्या थी, न केवल जीवाणु बल्कि उसके साथ जुड़े हुए और भी छोटे कीट और केंचुए और बाकी अन्य बहुत सारे इस तरह के जो जानवर थे, जो जैव विविधता थी, उसी की वजह से हमने उस समय बिना केमिकल डाले या कम केमिकल डाल करके भी ज्यादा लाभकारी हमारे लिए उत्पाद मिल पाया। तो मुझे लगता है कि इसको समझना बहुत जरूरी है कि मिट्टी में केवल न्यूट्रिएंट ही नहीं है, बल्कि उसमें एक जीवित एक एक सृष्टि है जिसका पोषण होना जरूरी है। जब उसका पोषण होगा तभी हमें भी पोषण मिल पाएगा। ऐसा मेरा अनुभव इस चीज के ऊपर केंद्रित रहा। दूसरी जो चीज बात मैं ये कहना चाह रहा था कि एक और विषय पर हमें चर्चा करनी है आने वाले दिनों पर। वो है कि जैविक और प्राकृतिक रूप से जो हमारे जो बीज हैं, उस बीज के ऊपर हमारी चर्चाएं अभी अधूरी रही हैं। और हालांकि सुजीत चक्रवर्ती जी ने इस विषय पर काम किया है, काम कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे बहुत सारे किसान भी इसमें काम कर रहे हैं। और अभी मुझे एक और अपने एक पुराने मित्र मिले थे जिन्होंने बीज के ऊपर काम किया है, और वो उनकी बड़ी प्रबल इच्छा है कि वो प्राकृतिक और जैविक बीजों के ऊपर वो भी काम करें। तो एक दिन या कुछ एक दिन हम जैविक बीजों के ऊपर उसकी कार्य प्रणाली क्या होगी, उसकी क्या विधियां रहेंगी, उसके लिए क्या तरीका रहेगा, इस विषय पर भी हम आने वाले दिनों पर बातचीत करेंगे। मैं उस समय जब हमारे ऐसी चर्चा होती है तो हमारे जितने भी ऐसे साथी जिन्होंने बीज के ऊपर काम किया और जो इस मंच पर भी आकर के उन्होंने काम किया, सबको साथ लेते हुए कुछ एक सत्र इसको चलाएंगे, जिससे कि हम सबके अनुभव भी सुन सकें और इसको काम को भी आगे ले जा सकें। तीसरा जो चीज थी जो आज बड़ी मुझे फिर से सुनने को मिली है, अभी शरद जी ने जो बताई कि लाह की खेती, लाह से लखपति करके एक कार्यक्रम कई सारे पहले भी चले थे। मुझे भी ये लाह के ऊपर थोड़ा सा काम करने का मौका मिला झारखंड में विशेष रूप से। और मुझे मालूम है कि पहले कई जगह पर भारतवर्ष में लाह की खेती होती थी, लेकिन बाकी जब फसलें आई और इसमें जरा ज्यादा मेहनत का काम था तो इस वजह से ये इसका कम हुआ। लेकिन पलाश के अलावा भी एक पेड़ था, उसको शायद कहते हैं सेमियलाता, शायद डॉक्टर ब्रजेश उसको अच्छी तरह से समझते होंगे। सेमियलाता का मैंने प्लांटेशन देखा, वो छोटे प्रजाति का पौधा है, उसमें हार्वेस्टिंग करने की उतनी समस्या नहीं है जितने की पलाश के पेड़ पर होगी। या पलाश के पेड़ की अगर हम पोलार्डिंग कर रहे हैं या उसको छोटा कर रहे हैं तो उसमें फिर आसानी होगी। तो वो तरीके के बारे में भी शायद जब मैंने काम किया था तो इस विषय पर भी थोड़ी सी इस बात पर भी काफी चर्चा होती थी और इस विषय पर भी बातचीत करते थे। और फिर इसके फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर तो झारखंड के जो वो है एक वहां पर एक एजेंसी है जो कि लाख के ऊपर काम करती है। मैं उनके शोरूम में गया था कई वर्ष पहले, तो वहां से भी उनके कई सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और जो है बड़े लाभकारी रूप में उसका फायदा भी मिल रहा है। तो इसको उद्यमिता के रूप में भी एक बड़ा अच्छा एक इंडस्ट्री के रूप में इसको देखा जा रहा है। और इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुई है, बहुत सारी इसकी एंड टू एंड, मतलब शुरुआत से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक के उसकी मशीनों के ऊपर, वो मशीन जिसमें प्रोसेसिंग होती है। मैं देखता हूँ मेरे पास अगर कोई पुरानी रिपोर्ट पड़ी होगी तो मैं उसको जरूर शेयर करूंगा, जिससे कि आपका ये जो काम है लाह के ऊपर, वो उसको और ज्यादा इसका लाभ मिल सके और पुरानी चीजों को भी आप समझ लें कि उसमें क्या क्या चीजें उस समय की जा रही थी। तो ये आज की मेरी तरफ से कुछ बातें, कुछ चीजें हैं, और कुछ चीजें छूटेंगी तो फिर कल इसमें चर्चा करेंगे। आज के हमारे योग सत्र भी बहुत सुंदर रहे, बहुत बढ़िया तरीके से आगे भी इसी तरह से कारवां हमारा चलता रहे, यही शुभकामनाएं। आप सभी को धन्यवाद। ओम प्रणाम, नमस्कार। जी ओम सर, पुनः चूंकि आपका नया आईडी बना था तो हम देख नहीं पा रहे थे, तो आपने पुनः हमको एक और बीज की तरफ बढ़ने के लिए जो कहा है, वो बहुत किसानों के लिए बीज बहुत महत्वपूर्ण है। और इस संबंध में पिछले दिनों जो डांग जिले से जुड़े थे उन्होंने बीज के संबंध में भी बहुत बात की थी। निश्चित रूप से बीज पर यदि हम काम करेंगे, दो जो हमारी प्रमुख चीज़ें हैं जो हम महसूस कर रहे हैं
एक तो जो हम पैदा करते हैं, जो खाद बनाते हैं, वो इनरिच कैसे हो और उसकी गुणवत्ता कैसे बढ़े, इसकी जांच हो, या जो हम जैविक चीजें कर रहे हैं इनकी गुणवत्ता कितनी है, इसकी जांच हो, और जो बीज है वो बीज भी जांचा परखा हो। क्योंकि यदि किसान, एक तरफ हम देखते हैं कि किसान जो है वो अधिक उत्पादन की ओर जा रहा, तो भले हमारे देसी बीज में भी इस तरह की कोई प्रक्रिया हुई है और उनकी उत्पादन की पूरी क्षमता है, तो निश्चित रूप से ये जो है चीजें आगे बढ़ेगी। और इस संबंध में निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। आदरणीय राकेश जी इसमें उपस्थित है, जो उनके यहाँ बनखेड़ी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम होने वाला है, उसके संबंध में यदि वो कुछ चीजें बताना चाहें तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी बात कहें। जी ओ साधारण सभी को जी। 8 आपकी तारीख को आवाज आ रही बनखड़ी है? से हमारे यहाँ आ रही है आवाज। जी हाँ, जी आ आई। रही है। हेलो। हाँ, 8 तारीख को हमारे यहाँ बनखड़ी से कृषि वैज्ञानिक आने वाले हैं और वो यहाँ कुछ किसानों को ट्रेनिंग के लिए, जैविक खेती करवाने के लिए ट्रेनिंग करवाने वाले हैं। तो उसका 8 तारीख को कार्यक्रम रखा है, तो आमंत्रित है आप सभी जाओ हमारे यहाँ पे। और इसके अलावा फिर जैसे अभी वर्मा जी ने बताया था, तो वो हमारे यहाँ खेतों पर बांस, भीमा बांस की भी सब मेड़ों पर लगा हुआ है, और सागौन भी चारों तरफ, जो प्राकृतिक खेत है हमारा 5 एकड़, उसके चारों तरफ उसमें सागौन लगा हुआ है। लगभग 3-4 साल का हो गया है वो। और मेरा नाली जो सिंचाई नाली थी नहर से पहले उस खेत की, तो वो नाली में अब हम सिंचाई नहीं करके उसका उपयोग हम ये जो खाद बनाने के लिए जो वर्मा जी ने बताया, वो खाद हम उस नाली में पूरा भर देते हैं। मतलब 3 फीट चौड़ाई रहती है उसकी, लगभग 2.5-3 फीट नाली की चौड़ाई। उसमें वो कच्चा गोबर खाद मिक्स वाला जो रहता है वो भर देते हैं, और फिर वो पानी जब उसमें चलाते हैं तो वो 1-1.5 महीने में पक्का पूरा तैयार हो जाता है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। बाकी ठीक है, मैं इतना ही कहना पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये जो आपके यहाँ प्रशिक्षण होने वाला है, तो हम नर्मदापुरम के और जो साथी बाहर से तो आ सकते हैं उनका स्वागत है, पर नर्मदापुरम के किसानों से निश्चित रूप से संपर्क करके उन्हें इस प्रशिक्षण में लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वो भी इस नई विधा को समझ सकें और उसे अपने खेत में उसका उपयोग कर सके। जी, मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए और कुछ उनका हैंडेस था शायद। जी जी, धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी और नर्मदापुरम की पूरी टीम, और आपके नेतृत्व में जो काम कर रही है वो देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों को युगाहार परिवार में जो हम सब सुन रहे हैं और वो धरातल पर देख भी रहे हैं, जैसा अभी अपन ने जो आवली घाट पे आनंद लिया है, ये भी एक अद्भुत था कि हम जो युगाहार में सीखते हैं वो धरातल पर ले जाते हैं। आज राकेश गौर जी ने बताया, हम सब किसान भाई यहाँ इकट्ठे हों और प्रयास करें। मेरा ऐसा निवेदन है राकेश जी, मेहरा जी, कि एक अपना एक भौगोलिक दृष्टि से अगर ये जिला कवर होता है, चाहे एक एक तहसील से क्यों ना एक एक किसान, 2-2 किसान आ जाएं, क्योंकि वो वहाँ जाएंगे तो वो वहाँ के किसानों को फिर वो प्रशिक्षण देंगे, वो बात बताएंगे, समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे, तो अपना पूरा एक जिला कवर हो जाएगा। तो अगर कहीं ऐसा हो जाए वो शाम तक भी, अगर रात में भी आ जाए कहीं, जैसे दूर बनखेड़ी तहसील है, इधर पिपरिया है, इधर से कहीं से, तो सभी जिले के अगर तहसील से मैं चाहूँगा कि संगठन की दृष्टि से किसान सेवा समिति के भी तहसील प्रभारी ML गौर साहब, मेहरा जी, आप सब लोग मिल करके ऐसा कोई भी किसान आ जाए किसी भी गांव से, तो इस प्रशिक्षण में आ जाए, तो इससे जो है दिशा मिलेगी और हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो मार्गदर्शन देंगे, किसान सीखेंगे। और एक जो आज हम सबको नई जानकारी और खेती करने की विधि, कुछ विधियां भी जो है हमारी समझ में नहीं आती थी, जिसे हम प्रयोग तो करते थे लेकिन उसका लाभ पूरा नहीं मिल पाता था।
ये भी हमारी समझ में आ रही है। तो चलिए, आज का लगभग 8:23 हो गए हैं और इस बात पे भी अपन चिंतन करेंगे कि हम जितना रसायन और केमिकल डालते हैं उससे हमारे जो शत्रु कीट है, जो शत्रु जीव हैं, वो जमीन में पैदा होते हैं। हम जो आज अभी आदरणीय पवन कुमार सर ने बताया, वो समाधान किया, आदरणीय डॉक्टर राउत जी ने समाधान किया। मेरा सवाल यही था कि पहले जो हमारे पिताजी दादा और जो खेती करते थे, ना कोई भी केमिकल नहीं डालना पड़ता था, कोई भी हमारे दवाई नहीं डालना पड़ती थी। हमारे खेत में जो फसल होती थी उसको इतनी ज्यादा मात्रा में कोई रोग नहीं लगता था। कुछ कुछ थोड़ा बोड़ा रहता था तो चलता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसका जो अब प्रभाव पड़ा है कि हर खेत में इतनी जबरदस्त रोग लगने लगे हैं, उसका कारण है रसायन की मात्रा अधिक हम खेत में डाल रहे हैं, जिससे और ये कीट और जीव पैदा हो रहे हैं। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आदरणीय अनिल राय जी को आमंत्रित करता हूं। वो भी हमारे इस सदन में जुड़े हुए हैं और लगभग गाजीपुर, जो हमारे नर्मदापुरम से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है, वहां से चल करके आए और वो शादी में शामिल हुए और वो स्वयं भी एक जैविक खेती कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय अनिल राय जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने अनुभव भी हम लोगों को बताएं। आदरणीय अनिल राय जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। मैं आप लोगों के पास यहाँ आंवली घाट में सम्मिलित होने के लिए आया और कई जगहों पर मुनीलाल भाई साहब और आप लोगों के साथ मैं गया, जहाँ जैविक रूप से फूलों की और औषधीय पौधों की खेती हो रही है, उसको देखा। साथ ही यहाँ से हम लोग जब दूसरे जगह जैसे प्रदीप वर्मा जी के यहाँ गए तो उनके जो वहाँ औषधीय प्लांट और बाकी जितने फलों के प्लांट लगे हुए हैं वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनका देख करके बहुत ही मन में एक ये नई ऊर्जा मिली कि हम लोग भी इसी तरह के कार्य करें। और आज जो वैज्ञानिक महोदय ने बताया उस पर भी अमल करने की आवश्यकता है। शरद भाई साहब ने बताया कि मेढ़ों का उपयोग कैसे हम करें, तो उस पर अपना राय रखे, वो भी हम लोग की जानकारी प्राप्त हुई। और ये सब इस योगाभ्यास ग्रुप से जुड़ करके हम लोग के ज्ञान में वृद्धि हो रही है और परिष्कृत बुद्धि जो हम पहले से था उसमें परिष्करण भी हो रहा है। इसके लिए मैं योगाहार कार्यक्रम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जौनपुर से आज एक वैज्ञानिक जो जुड़े हैं उनका हाथ रेज है, कृपया मेरा जी उनको धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप नर्मदापुरम में पधारे, आपका स्वागत है। आप हमारे यहाँ भिन्न भिन्न किसानों के यहाँ घूम रहे हैं, देख रहे हैं और जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी उसके संबंध में आपने कहा, आपका बहुत बहुत आभार। आप के मन में जो सीखने की ललक है वो बड़ी अनुकरणीय है कि आप सीखने के लिए इतनी दूर से यहाँ पर आए। ये हमारे लिए भी प्रेरणा की बात है कि व्यक्ति जो है सीखने की यदि उसके मन में लालसा है तो वो कहीं भी जा कर के सीख सकता है और इस जो चीज़ सीखेगा यदि उसे अपनाएगा तो निश्चित उसको फायदा होगा। मैं सदन से निवेदन करता हूँ कि और किसी को भी प्रश्न हो या कुछ कहना हो तो वो हैंड रेज करें या अपनी बात हैंड रेज है सर, करें। जी हो, एक हैंड रेज है, वो जो जौनपुर से जुड़े हैं, कृपया उनको मौका यदि दें तो अच्छा रहेगा। जी ओम, आदरणीय विजय सर जी, आप आए और अपनी बात कहें। जी ओम जी सर, मैं ये कह रहा था कि जो प्राकृतिक खेती है, आप हम सब लोग जब तक मिल करके प्लेसमेंट नहीं करेंगे, एक मतलब जो किसान है उसके यहाँ जा करके या खुद अपने आप हम खेती करेंगे तभी हमको नॉलेज हो पाएगा
और हमको कि जो ये रासायनिक खादों का जो छिड़काव हो रहा है उसको रोकने के लिए जो हमको कार्बनिक खादें बनानी है और कंपोस्ट की खादें बनानी है या जैविक खाद बनानी है और उसमें ये वर्मी कंपोस्ट बनाना है, इसका सही सही इम्प्लीमेंट किसान को कैसे मिलेगा, इसके बारे में यदि हम किसान से मिल करके बात करेंगे या जो हमारे सदस्य जी सब लोग हैं सर, उन सब लोगों को साथ में मिल करके काम करना पड़ेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा। इसके बाद ही कोई सही दिशा के रूप में हम लोगों का जो है सदन चलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुझाव के लिए। निश्चित रूप से हम लोग भी यही सब चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे हैं सर। जो कुछ हम बना रहे हैं उसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा कि मान लो मैंने खाद बनाया है तो वो कितना गुणवत्तापूर्ण हो, ये यदि हम समझ पाए। कोई जैव हमने रसायन बनाया है वो कितना गुणवत्तापूर्ण है, हमारा बीज कितना गुणवत्तापूर्ण है, इन सब की या जो चीज हमने उत्पन्न की है वो कितनी गुणवत्तापूर्ण है, इन सब की जब तक जांच के लिए अच्छे मतलब सस्ते कारगर चीजें उपलब्ध नहीं होगी तब तक और इस पे निश्चित रूप से हमारे वैज्ञानिकों को काम करना होगा या तकनीशियनों को काम करना होगा, हमारे तो यहाँ निश्चित सर रूप से सफल होंगे। जी ओम। जी कह रहे थे, हमारे यहाँ सर एक वो कृषि विज्ञान केंद्र है, हमारे बगल में ही है। हमारे सारे वैज्ञानिक लोग उसमें जुड़े हुए हैं, सब लोग पूरी संस्था चलती है, सरकार की संस्था है। यहाँ पर सबको प्रशिक्षण दिया जाता है और लेकिन लोग किसान वहाँ पर बुलाने के बाद भी नहीं आते। ये हम किसानों की या मान लीजिए हम लोगों की कमियां हैं। एडवाइज पेपर में ऐड किया जाता है और व्हाट्सएप किसी के माध्यम से प्रचार किया जाता है, इसके बाद भी लोग नहीं जुड़ते हैं। ये इस चीज को भी हम लोग को एक्सटेंशन करना पड़ेगा। सर आपका बिल्कुल सही अनुभव है सर, ये हर जगह ये चीजें अनुभव की जा रही है। पर अब निश्चित रूप से जैसे कि हमारे योगाहार को 1005 दिन हो रहे हैं, धीरे धीरे ये चीजें बढ़ेगी, 1 से 2, 2 से 4। आज हम पूरे मतलब भारत के लगभग 17-18 प्रदेशों में पहुंच गए हैं, ना केवल प्रदेश बल्कि और विदेशों में भी पहुंच गए हैं। तो ये छोटे छोटे प्रयोग है सर। अब जैसे हमारे राकेश जी ने एक प्रयास किया तो कम से कम निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं वो सही है, पर अब हमारे साथ जो जुड़े हुए साथी यदि वो 2-2 लोगों को भी साथ लेकर के वहाँ पहुँचेंगे तो निश्चित रूप से हम 40 किसानों को वहाँ पर ले जाएंगे, ये हमारी अपेक्षा है। मैं स्वयं भी प्रयास करूंगा और हमारा ग्रुप भी प्रयास करेगा। उस दिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि उस दिन यदि आप हमारे किसानों को भी कुछ संबोधन दे पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये मैं रंजना जी से कहूँगा कि वो आपका नंबर जो है कर दें तो हम आपसे ऑनलाइन भी जुड़ करके कुछ चीजें सीख पाएंगे। जी ओ जी बिल्कुल 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 जी जी मैं ये कहना चाहती थी कि आपका मोबाइल नंबर अगर चैट बॉक्स में डाल दीजिए तो कृपया होगी। जी आदरणीय ब्रिजेश भाई। जी 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 मैं डाल दे रहा हूँ जी चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जी धन्यवाद। जी आगे आदरणीय मेरा जी भाई साहब, अब हम करते हैं। कार्यक्रम का समय हो चुका है और मैं आदरणीय रंजना जी से बोलूंगा कि वो आए और सबका जो है अभिवादन कर कक्ष इस सत्र को समापन करें। जी ओ आदरणीय रंजना जी। जी 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 सत्र का समापन करें। जी ओ जी धन्यवाद आदरणीय योगाहार मंच। और आज का योग सत्र सुबह 5:30 बजे हम योग की क्लास लेते हैं, उनमें आदरणीय अरुण